नमस्कार, मैं विजय पाल क्लास 10th के नए वीडियो के साथ। चैप्टर 3 का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं। 19th सेंचुरी यानी कि 1815 से 1914 के बीच, 1815 से 1914 के बीच दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि वैश्वीकरण किस फॉर्म में हो रहा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक वैश्वीकरण, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आपस में कैसे कनेक्ट हो रही है, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए हमने पिछले वीडियो में ये पहले 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन का, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है, इसको तकनीक की इस अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होती है, और 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। ये 4 पॉइंट हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम अगले 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये वाले 4, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग है, ये कैसे फैलता है और कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था को आपस में कनेक्ट होने में हेल्प करता है। भारतीय श्रमिक हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, वो क्यों जाते हैं और कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। भारत के जो उद्यमी हैं या बिजनेस पर्सन हैं, वो कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में जाके अपना बिजनेस फैलाते हैं और दुनिया की इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा भारतीय जो व्यापार है और उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेज़ों का यहाँ पे रूल करना, और इन दोनों घटनाओं की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती है, ये जानना है। और लास्ट में ओवरव्यू के तौर पे इसका कंक्लूजन क्या है, ये जानना है। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा। आज का टॉपिक ये है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। अफ्रीका से ये कहानी शुरू होती है। यूरोप के लोग अफ्रीका में जाते हैं 19वीं शताब्दी में, लेकिन उससे पहले तक जो अफ्रीका है उसका रहन सहन, जीवन बिल्कुल अलग है। जो आज का अफ्रीका है उससे बिल्कुल अलग। वहाँ की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है और लोग खेती और पशुपालन करते हैं और अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक कि 19वीं सदी के आखिर तक भी उपभोक्ता सामान वहाँ पे बहुत कम है, यानी कि ऐसा सामान जिसको पैसे से लेन देन किया जाए, खरीदा जाए, ऐसा सामान वहाँ पे बहुत कम है। और लोगों को वेतन के लिए काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। लेकिन अफ्रीका का जो विशाल क्षेत्र है और उसके विशाल खनिज भंडार हैं, इन बातों ने यूरोप के लोगों को अफ्रीका में आने के लिए अट्रैक्ट किया, ताकि वो लोग वहाँ पे बागान डेवलप कर सके और ख़जानों से यानी कि मिनरल्स निकाल करके ना उनको यूरोप और बाकी देशों में पहुँचा सके, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। यहाँ पे चूँकि लोग इतने ज़्यादा वेपन्स के मामले में, हथियारों के मामले में इतने विकसित नहीं थे, इसलिए यूरोप वालों ने आसानी से इन लोगों को हरा दिया और इन पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पे कब्जा करने के बाद ज़बरदस्ती इन लोगों को अपने अनुसार काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे ही एक जगह है पूर्वी अफ्रीका, जो 1880 के दशक में इटली के सैनिकों के द्वारा इस इलाके को जीत रहे थे। और इटली के लोगों की खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एशिया से पशुओं का मांस भेजा गया, और कहते हैं कि इन्हीं पशुओं के माध्यम से ही रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी यूरोप से होते हुए और एक प्रकार से अफ्रीका में पहुंच जाती है। ये बीमारी इतनी व्यापक है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है और एक चीन से शुरू होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया है, ऐसे ही ये बीमारी अफ्रीका के पूर्वी तट से, यानी अरब सागर वाला इलाका है, इसके तट से लेकर के ना पश्चिमी तट तक, यानी अटलांटिक जो महासागर है वहाँ तक पहुँच गया और 90% पशुओं का सफाया कर दिया गया, उनकी मौत हो गई। और बाकी जो पशु बच गए उनको भी जो चाय के या दूसरे बागानों के मालिक हैं वो और खदानों के मालिकों ने इनको अपने कब्जे में ले लिया और लोगों को अब इन्होंने अपना गुलाम बना लिया और अपनी मर्जी से काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो कैसे एक बीमारी एशिया से होते हुए यूरोप के लोगों के द्वारा अफ्रीका में पहुंच जाती है और तीनों महाद्वीपों को आपस में कनेक्ट कर देती है, ये घटनाएं हैं। हम इस पूरे वीडियो में यही जान रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया की इकोनॉमी को आपस में कनेक्ट करती है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, भूमंडलीकरण जो प्रोसेस है उसको बढ़ाती है। ये पूरा चैप्टर इसी बारे में ही है। दूसरा टॉपिक जो इस भूमंडलीकरण को बढ़ावा देता है वो है भारत से अनुबंध के आधार पे, यानी एग्रीमेंट के आधार पे जो श्रमिक है उनको दूसरे देशों में कैसे ले जाया जाता है और कैसे वो इस प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं। 19वीं सदी में भारत से
और चीन से लाखों मज़दूरों को ले जाया गया। किस लिए? ताकि उनसे बागानों में, खदानों में, सड़कों और रेलवे के बनाने में उनसे काम लिया जा सके। तो ये एक पिक्चर है जो अफ्रीका ट्रांस वाले इलाके की दिखाई गई है, कैसे ये यूरोप के लोग हैं और अपनी मतलब रिस्क लेकर के लाइफ जो ज़िंदगी को जोखिम में डाल के नदियों को पार करते हुए कैसे यहाँ पे पहुँचते हैं। और एक और पिक्चर है ये नीचे, इसमें ये बताया गया है कि ये भी ट्रांसवाल अफ्रीका के ही है। सोने की खदानों में लोगों से, मज़दूरों से जैसे काम किया जाता है, ये इनको यह खदानों में काम करवाया जा रहा है ताकि ये यहाँ से सोना निकाल सके और उसको यूरोप के अलग देशों में उसको पहुँचा कर प्रॉफिट ले सके। भारत से जितने भी मज़दूर थे उनको एक विशेष एग्रीमेंट के द्वारा ले जाया जाता था। उसको ये लोग गिरमिटिया बोलते थे, गिरमिट बोलते थे, इसलिए भारतीय मज़दूरों को भी गिरमिटिया मज़दूर के नाम से जाना जाता है। भारत से अधिकतर जो लोग हैं वो आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के शुष्क इलाकों से जाते थे। क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों के कारण कृषि और उद्योग बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, लोग बेरोज़गार हो गए थे और भूख से बचने के लिए ये लोग दूसरे इलाकों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भारत से ये लोग मुख्य रूप से कैरेबियाई क्षेत्र में, यानी कि जिसको आजकल वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, इस इलाके में, यहाँ विशेष रूप से त्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम, इन द्वीपों में जाते हैं। इसके अलावा मॉरिशस, फिजी और इसके अलावा सिलोन, आज का श्रीलंका, मलाया और आसाम के चाय बागानों में, इन सभी जगहों पे लोग जाते हैं काम करने के लिए। व्यापारियों के द्वारा इनको ज़बरदस्ती यहाँ पे ले जाया जाता है। मज़दूर जो दूसरे देशों में जाते थे उनको भर्ती करने की जिम्मेवारी है मालिक है वो अपने एजेंटों के पास छोड़ देते थे, और एजेंट है वो इन मज़दूरों को सही जानकारी नहीं देते थे कि कहाँ काम करना है, किस प्रकार का काम होगा, कैसे जाना होगा और किस प्रकार की हालात होगी। जब ये लोग जाते हैं अपने कार्यस्थल पे और वहाँ पे देखते हैं कि बड़ी कठोर परिस्थितियाँ हैं, तब इनको सच्चाई का मालूम होता है। इस व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार के गुलामों की तरह ही इनको यहाँ पे रखा जाता था और इनके पास अधिकार नाम का कोई शब्द ही नहीं होता था। इसके बावजूद भी मज़दूरों ने अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीने के लिए या फिर अच्छे से जीने के लिए भी कुछ तरीके ढूंढ लिए। या तो लोग जंगलों में भाग जाते थे या फिर जो इलाका है उसी में ही नई और पुरानी दोनों संस्कृतियों का मिश्रण करके रहना शुरू कर देते थे। जैसे कैरेबियाई क्षेत्र में एक म्यूज़िक है जिसको चटनी म्यूज़िक कहते हैं। वो भारतीय और अफ्रीकन जो म्यूज़िक है उसका कंपोजिशन है। ऐसे ही एक होसो एक जुलूस है या फिर एक प्रकार का मेला है जो मुहर्रम के सालाना फंक्शन पे किया जाता है। उसको भी इन लोगों ने एक खुशी जाहिर करने का एक जरिया बना लिया है। ऐसे एक धर्म है जिसको रास्ताफारियानवाद बोलते हैं। इसमें भी दोनों देशों की यानी कैरेबियाई क्षेत्र और भारत की मिलीजुली संस्कृति है उसको देखा जा सकता है। कुछ भारतीय हैं वहाँ पर जाके बस गए हैं और उनमें से कुछ फेमस हैं। जैसे एक नोबेल पुरस्कार विजेता है वी.एस. नोयपॉल और 2 क्रिकेट के प्लेयर हैं चंद्रपॉल और रामनरेश शर्वन। ये वो लोग हैं जिनके मूल जो निवास स्थान भारत में हुआ करता था। इनके जो कई पीढ़ियों से लोग भारत में थे और वो जाकर के इन इलाकों में बस जाते हैं और एक के बाद एक वहीं के ही वो लोग अपने आप को मान लेते हैं। लेकिन जब भारत में जब आज़ादी का आंदोलन चलता है तो राष्ट्रवादी नेताओं ने इस अपमानजनक व्यवस्था को ख़त्म करने का दबाव डाला और ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार 1921 में इसको ख़त्म कर दिया गया। हालांकि उसके बाद भी बहुत से मज़दूरों को ले जाया गया, लेकिन मोटे तौर पे इसको यहाँ पे ख़त्म मान लिया गया। तो ये गिरमिटिया मज़दूर हैं जो त्रिनिडाद के यानी कि टोबैको में ये नारियल के जो ढेर लगा हुआ है इसको आप देख सकते हैं। इसमें ये लोग नारियल के बागानों में काम कर रहे हैं। ये कुछ भारतीय मज़दूर हैं जिनको सिर्फ नंबर से मतलब है। जो मालिक है उनको इनके नामों का भी पता नहीं है, ये केवल नंबर के तौर पे इनका यूज़ करते थे और संख्या के द्वारा ही ये पता लगाते थे कौन मज़दूर भाग गया या यहीं पर ही है। इस प्रकार चीन, भारत, यूरोप और अफ्रीका ये सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में कनेक्ट हो जाती है मज़दूरों के दौर। हमने शुरू वाली वीडियो में बात की थी कि 3 प्रकार से चीज़ों का प्रवाह हो रहा है।
एक व्यापार का प्रवाह हो रहा है, दूसरा पूंजी का प्रवाह हो रहा है और तीसरा श्रम यानी कि मजदूरों का प्रवाह हो रहा है। और ये तीनों ही प्रवाह यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें जा रही हैं, यही विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। अगला जो पॉइंट है जो विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हेल्प करता है वो है भारत के लोग जो विदेशों में बिजनेस पर्सन के तौर पे पहुंच जाते हैं। बहुत से भारतीय साहूकार और महाजन हैं जो बैंकरों के रूप में, व्यापारियों के रूप में काम करते हैं और छोटे किसानों को खेती करने के लिए जो अपने सामान को मध्य एशिया में या दक्षिण पूर्व एशिया में भेजना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कर्जा देते हैं और इस पैसे को या तो अपनी जेब से लगाते हैं या फिर यूरोप के बैंकों से कर्जा लेते हैं और दूसरे छोटे जो किसान हैं उनको सस्ते में या इजीली उनको उपलब्ध करवा देते हैं, क्योंकि बैंक वगैरह हैं वो तो केवल बड़े बड़े जो किसान हैं, साहूकार हैं, उनको देते हैं। छोटे किसानों को तो ये लोग ही साहूकार वगैरह या फिर महाजन वगैरह ही कर्ज देते थे। इन महाजनों ने, व्यापारियों ने दूर दूर तक पैसा पहुंचाने की एक व्यवस्थित सिस्टम डेवलप कर रखा था। जैसे आजकल कुरियर सिस्टम है, ऐसे ही ये लोग भी पैसे को जिस देश में जैसे भी पहुंचाना है ये लोग पहुंचाते थे। अफ्रीका में जब यूरोप के लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, तो उनके पीछे पीछे भारतीय व्यापारी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपना बैंकिंग वाला काम शुरू कर देते हैं। हैदराबाद मतलब पाकिस्तान में भी जगह है हैदराबाद, सिंध वाले इलाके में, और भारत में है ही। तो ये पाकिस्तान वाले सिंध की बात कर रहे हैं। तो हैदराबादी जो सिंधी है, यहाँ के जो व्यापारी तो है तो यूरोप के लोगों से भी आगे यानी कि उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे और वहाँ पर भी अपना बैंकिंग सिस्टम शुरू कर दिया। 1860 के दशक तक इन्होंने दुनिया भर के जो बंदरगाह हैं उनके हर जगह अपने बड़े बड़े एम्पोरियम यानी कि एक प्रकार के मॉल वगैरह खोल लिए ताकि लोग, सैलानी लोग यहाँ पे जाएं और उनसे सामान खरीदें। तो कहने का मतलब भारतीय जो व्यापारी हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके ना कैसे लोगों को कर्जा दे करके ना बैंकिंग सिस्टम डेवलप करते हैं और आगे फिर एक व्यापारी के तौर पे अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और एक प्रकार से एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित होती है जिसमें सब देश आपस में कनेक्ट होते जाते हैं। लास्ट जो पॉइंट है, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। 18वीं सदी के अंत तक भारत का जो कपड़ा है उसको इंग्लैंड और पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता था। यूरोप में भारतीय कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, लेकिन जब इंग्लैंड में भी उद्योग धंधे शुरू हो गए और उन्होंने अपना कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, चूँकि भारतीय कपड़े की डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए यूरोप या इंग्लैंड के कपड़े की डिमांड ना होने की वजह से वहाँ के बिजनेस लोगों ने भारतीय कपास पर या कपड़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की बात कर दी गई, जिसकी वजह से अच्छा ये लंदन का ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस है और यहीं से रह करके बैठ करके ना ये लोग अपना इंडिया का व्यापार है, बिजनेस है, शासन है, उसको कंट्रोल करते थे। तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे भारत दोनों दिशाओं में, चाहे वो दक्षिण पूर्वी एशिया देश हो, चाहे वो अरब सागर से होते मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया और यूरोप तक जाते हो, और कैसे ये चीन का भूमध्य सागर की ओर जाता हुआ रास्ता है। तो कहने का मतलब सारी के सारे देश आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक नई अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जो 2 पार्ट में कवर हो गया है, 19वीं शताब्दी। इससे आगे हम 20वीं शताब्दी के बारे में देखेंगे कैसे विश्व अर्थव्यवस्था एक होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।